एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी फिश मार्केट से बहुत सारी फिश खरीद कर अपने ट्रक में डालता है और इस ट्रक में उसने किसी की डेड बॉडी भी छुपाई होती है। आदमी फिर इस बॉडी को एक छोटी सी बोट पे रखकर इस बोट को समंदर में छोड़ देता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ मारिया, जिसकी केस हमने सीजन 1 में देखी थी, वो क्योंकू से मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि उसे हेल्प चाहिए। उसके आश्रम में एक छोटी लड़की है जिसका नाम दासोम है और दासोम के साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। दासोम के पापा का एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें अपने हाथ पैर गर्म रखने की सलाह दी और दासोम, जो अपने पापा को जल्दी से रिकवर होने में मदद करना चाहती थी, उसने अपने पॉकेट मनी से $98 के सेकेंड हैंड ग्लव्स खरीदे, पर उसे सिर्फ एक ईंट भेजी गई। क्योंकि स्टोरी सुनकर कहता है कि बस इतनी सी ही बात है ना, मैं दासोम को अब भी पैसे दे देता हूँ ताकि वो नए ग्लव्स खरीद सके। पर मारिया कहती है कि नहीं, दासोम ये पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि उसने अपने पापा के लिए जो ग्लव्स खरीदे वो उसने खुद के मेहनत से बचाए हुए पैसों से खरीदे थे। तुमने दिए हुए पैसे और उसने बचाए हुए पैसे, इनमें बहुत फर्क है। उतने में वहाँ दासोम आ जाती है और क्योंकू को देखकर कहती है कि आप तो वही सुपर हीरो हो ना जिसने मारिया दीदी की मदद की थी, तो प्लीज आप मुझे भी मदद करो, मेरे पापा के ग्लव्स ढूंढ के दो। और क्योंकू का दिल पिघल जाता है और वो दासोम की मदद करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें एक हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। रेनबो टैक्सी कंपनी में गोन, जिनोन और दोकी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्योंकू फोन नहीं उठा रहा है और वो काम पे भी नहीं आ रहा है। उसी वक्त क्योंकू रेनबो टैक्सी कंपनी के ऑफिस के बाहर आ गया होता है, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है जिस वजह से वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे लगता है कि किसी ने उसे नहीं देखा है, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होता है, लेकिन जिनोन उसे पकड़ लेता है। जिनोन क्योंकू पे चिल्लाता है कि कहाँ चले गए थे तुम, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तो क्योंकू रोकर बोलता है कि मैं अब अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक ही नहीं रहा हूँ, मैंने $5000 खो दिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी टीम इकट्ठा होती है और क्योंकू बताता है कि कैसे दासोम ने सेकेंड हैंड बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट से जो ग्लव्स $200 के ओरिजिनली थे उन्हें $98 में खरीदा और उसके साथ स्कैम हुआ और उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट पे फेक आईडी बनाई और जिस स्कैमर ने दासोम को फंसाया था उसका नाम पहले फिशिंग मास्टर हुआ करता था, पर उसने आईडी बदल कर अपना नाम फिशिंग किंग रखा और फिशिंग किंग अब फोन बेच रहा था। क्योंकू इस फिशिंग किंग को मैसेज करता है कि मैं फोन खरीदना चाहता हूँ और मैं तुमसे पर्सनली मिलकर ही ये फोन लेना चाहता हूँ। तो फिशिंग किंग उसकी बात मान लेता है और फिशिंग किंग क्योंकू को कुछ एडवांस पेमेंट मांगता है। क्योंकू ये एडवांस पेमेंट दे देता है, जिसके बाद फिशिंग किंग गायब हो जाता है। क्योंकू फिर से फेक आईडी बनाकर फिशिंग किंग का प्रोफाइल चेक करता है और इस बार फिशिंग किंग साइकिल्स बेच रहा होता है, तो क्योंकू उसे फिर से मैसेज करता है कि मैं साइकिल खरीदना चाहता हूँ। फिशिंग किंग उसे हाफ पेमेंट मांगता है जो क्योंकू उसे बेवकूफों की तरह दे भी देता है और फिशिंग किंग फिर से एक बार गायब हो जाता है और इस बीच क्योंकू $5000 खो देता है। क्योंकू फिर पुलिस कंप्लेंट भी करता है, पर पुलिस उसे बताते हैं कि फिशिंग किंग यानी स्कैमर को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और जब तक वो उसे पकड़ लेंगे तब तक उस स्कैमर ने ऑलरेडी पैसे फॉरेन में ट्रांसफर कर दिए होंगे। ये पूरी स्टोरी सुनकर जिनोन फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि पहली बार जब तुम्हारे पैसे चले गए थे तब तुम क्यों नहीं रुके, तुमने दूसरी बार पेमेंट क्यों किया। तो क्योंकू कहता है कि वो स्कैमर मुझसे बात कर रहा था, उसने मुझे कॉल भी किया था, तो मुझे लगा कि मैं उसे आसानी से पकड़ पाऊंगा। दोकी कहता है ठीक है, जिस एड्रेस से दासोम को ये पार्सल आया था वो एड्रेस मुझे दे दो, मैं जाकर देखता हूँ कि एग्जैक्टली ये मैटर है क्या। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि दोकी और गोन उस एड्रेस पे चले जाते हैं जहाँ से दासोम को पहला पार्सल मिला था और इस एड्रेस पे जो घर होता है वो बंद होता है। गोन विंडो से झांककर अंदर देखती है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिस वजह से वो एक ईंट उठाकर विंडो की कांच फोड़ देती है और दोकी और गोन जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें दिखता है कि एक औरत इस घर में बेहोश पड़ी है और उसके बाजू में जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ है। दोकी और गोन समझ जाते हैं कि ये औरत घर के खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कोयले के धुएं में सांस लेकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी और दोकी और गोन किसी भी तरह इस औरत को बचा लेते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि औरत हॉस्पिटल में होती है और दोकी उससे मिलने जाता है। औरत का नाम मिनजंग है और वो दोकी को पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे पैसे वसूल करने आए हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
दोकी बोलता है कि मैं पैसे वापस लेने तो आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो स्कैमर हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम भी एक विक्टिम ही लग रही हो। और ये सुनते ही मिनजंग जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि पहली बार किसी ने मुझे समझा है, किसी ने मुझ पे विश्वास रखा है, नहीं तो सब लोग मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। दोकी पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और मिनजंग अपनी स्टोरी दोकी को बताती है। मिनजंग अपने पति के साथ रहती थी और मिनजंग ने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसके पति के सैलरी से ही घर चल रहा था। बेबी आने से बहुत खर्चा होने वाला था, इसलिए मिनजंग अपने बेबी के लिए सेकेंड हैंड बाइंग और सेलिंग वेबसाइट से प्रैम और सामान खरीदती है और उसका पेमेंट भी कर देती है। कुछ दिनों बाद उसे पार्सल मिलता है और इस पार्सल में सिर्फ एक ईंट होती है और एक मछली का फोटो होता है जिसपे लिखा होता है कि आप फंदे में फंस गए हैं। मिनजंग पुलिस स्टेशन जाकर इस स्कैम के बारे में कंप्लेंट करती है, पर पुलिस बिल्कुल भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसके बाद मिनजंग डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस स्कैमर को सबक सिखाएगी। वो इस स्कैमर के प्रोफाइल को रिपोर्ट करती है और पोस्ट्स बनाती है कि इस आईडी से कभी मत खरीदो, ये एक बहुत बड़ा स्कैमर है। ये बहुत मामूली सी पोस्ट्स होती है, लेकिन इन्हीं पोस्ट की वजह से मिनजंग की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पोस्ट डालते ही मिनजंग को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है कि मिनजंग, अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है ना, वो ही मेरा इंट्रोडक्शन है, और फोन कट हो जाता है। इसके बाद मिनजंग को बैक टू बैक अननोन नंबर से मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि मुझे तुमसे ये खरीदना है, तुम ये बेच रही हो तो मुझे ये दे दो, और दिन रात मिनजंग को ऐसे ही कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। मिनजंग समझ जाती है कि जिस इंसान ने उसे स्कैम किया है, उसी इंसान ने मिनजंग का फोन नंबर वेबसाइट पर डालकर फेक पोस्ट बनाई है कि वो कुछ बेच रही है। मिनजंग इन कॉल्स और मैसेजेस से परेशान हो जाती है, इसलिए वो नया फोन और सिम कार्ड खरीद लेती है, पर स्कैमर नहीं रुकता। स्कैमर मिनजंग को परेशान करने के लिए उसके एड्रेस पे अलग अलग चीजों की डिलीवरी भेजता है और डिलीवरी वाले मिनजंग से सामान के पैसे मांगते हैं। मिनजंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने इसमें से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, पर डिलीवरी वाले कहते हैं कि तुम्हारे नाम से इस एड्रेस पे ही ऑर्डर मिली है, तो हमें हमारे पैसे जल्दी से दे दो, हमें दूसरे काम पे भी जाना है। तो मिनजंग हार मानकर ये सामान ले लेती है और पैसे देती है। कुछ टाइम में एक औरत भी मिनजंग के घर पे आती है और बहुत तमाशा करती है कि ये मिनजंग एक नंबर की स्कैमर है, मेरे पैसे अभी के अभी वापस कर दो। और इस सिचुएशन के वजह से पुलिस को वहां बुलाया जाता है। औरत पुलिस को बताती है कि मिनजंग एक स्कैमर है, इसने मेरे पैसे लिए हैं, और मिनजंग कहती है कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ जिसने स्कैम किया वो मेरा एड्रेस फोन नंबर इस्तेमाल करके दूसरों को स्कैम कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। पर फिर से पुलिस मिनजंग की हेल्प करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। अगले दिन मिनजंग को दिखता है कि बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट पे उसका फोटो, फोन नंबर और एड्रेस अपलोड किया गया है और उस पोस्ट पे लिखा है कि ये औरत स्कैमर है और इस फ्रॉड को सब लोग पकड़ो। इस सब के वजह से मिनजंग को बहुत स्ट्रेस आता है और उसे नहीं समझता कि वो अब करे तो क्या करे। अगले दिन फिर मिनजंग चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जब उसे फिर से स्कैमर का कॉल आता है और स्कैमर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊं, और स्कैमर मिनजंग का हॉस्पिटल में आते वक्त का फोटो उसे सेंड करता है। मिनजंग घबराकर पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उसे स्टेशन में बुला लेते हैं और पुलिस उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम पुलिस स्टेशन आ गई, तुम्हारे खिलाफ बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स की है, तो हमें तुम पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मिनजंग कहती है कि किस तरह की कंप्लेंट्स, मैंने कुछ नहीं किया है। तो पुलिस कहते हैं कि तुमने ऑनलाइन स्कैम किया है। मिनजंग पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि उस स्कैमर के पास मेरे घर का एड्रेस है, मेरा फोन नंबर है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, वो ही ये सब कुछ कर रहा है, पर पुलिस उसकी बातें इग्नोर करते हैं और उसी को फॉर्म भरने के लिए कहते हैं। इस पूरी सिचुएशन से परेशान होकर कुछ दिनों बाद मिनजंग और उसका पति दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, पर वहां जाने पर भी स्कैमर मिनजंग का पीछा नहीं छोड़ता। वो मिनजंग को कॉल करके पूछता है कि कैसे है तुम्हारा नया घर। मिनजंग कहती है कि बस करो अब ये सब, मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तो स्कैमर हंसकर कहता है कि तुम पहले भी पुलिस के पास गई थी ना, बताओ उन पुलिस वालों ने मेरा क्या ही उखाड़ लिया, वो मुझे कभी हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, पर मैं तुम्हारी जिंदगी आराम से बर्बाद कर पाऊंगा बिना तुमसे मिले, क्योंकि अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। उसी वक्त मिनजंग के घर पे डिलीवरी वाले आते हैं और मिनजंग रोते हुए स्कैमर को कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब रोको। तो स्कैमर कहता है कि तुम मुझे अभी के अभी $30,000 भेज दो, पैसे मिलने पर ही मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे तुम्हें माफ करना है या नहीं। और मिनजंग रोते हुए कहती है कि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। स्कैमर कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, जाओ डिलीवरी वालों के लिए दरवाजा खोलो। और सारे डिलीवरी वाले दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से दरवाजा खोलो और अपना सामान लो। स्कैमर फोन कट कर देता है और मिनजंग दरवाजा खोलती है और सारे डिलीवरी वाले उससे पैसे मांगते हैं।
उसी वक्त मिनजोंग के बॉडी से खून आने लगता है और इस पूरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से मिनजोंग का मिसकैरेज हो जाता है, उसका बेबी मर जाता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हम अभी के टाइम में आ जाते हैं जहाँ दोकी ये पूरी स्टोरी बदला लेने वाली टीम को बताता है और वो स्कैमर की रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुनाता है। गोन कहती है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले तो फेक आईडीज है, ऊपर से वो फेक फोन नंबर्स यूज कर रहा है। तो दोकी कहता है कि पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मिनजोंग की हॉस्पिटल के बाहर फोटो खींची गई थी। दोकी और जिनोन फिर हॉस्पिटल के पास किसी बिल्डिंग पे जाते हैं और वहाँ के टेरेस से उन्हें वही व्यू दिखता है जहाँ से मिनजोंग की फोटो क्लिक की गई थी। गोन फिर इस पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और उसे कुछ फुटेज मिलता है जिसमें लोग कैमरा लेकर टेरेस पे जा रहे होते हैं और गोन इन लोगों को ट्रेस कर देती है। मिनजोंग की फोटो खींचने वाले लोग कोई डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं और दोकी इस डिटेक्टिव एजेंसी में जाकर बॉस को मिनजोंग की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये फोटो किसके ऑर्डर पे तुमने खींची थी। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और तुम क्यों इस बारे में जानना चाहते हो? क्या तुम कोई पुलिस वाले हो? अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो तो अब तुम बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो। और बॉस कुछ गुंडों को वहाँ बुला लेता है। दोकी हंसकर कहता है कि ऐसा लगता है कि मुश्किल मुझे नहीं तुम्हें होने वाली है, इसलिए मैं जब तक अच्छे से पूछ रहा हूँ तब तक मुझे सीधे सीधे जवाब दे दो। पर बॉस गुंडों को दोकी को मारने की ऑर्डर देता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि दोकी बॉस की चेयर पे बैठा हुआ है और बॉस और गुंडों की दोकी ने अच्छी धुलाई की होती है। दोकी फिर से फोटो के बारे में बॉस को पूछता है और इस बार बॉस सीधे सीधे दोकी को जवाब देता है कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था फोटो खींचने के लिए, पर ये कौन इंसान था इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोकी फिर ये नंबर लेकर बदला लेने वाली टीम को दिखाता है और ये नंबर होता है क्योंकू का। क्योंकू कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई डिटेक्टिव सर्विसेज नहीं ली है। तो दोकी कहता है कि जिस तरह से स्कैमर ने मिनजोंग की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया वैसे ही वो जिन बाकी लोगों को स्कैम करता है उनकी भी आइडेंटिटी, उनका भी फोन नंबर वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। गोन कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम इस स्कैमर के पीछे दौड़ते रहे तो वो और दूर भागेगा, इससे अच्छा है कि हम उसे ही अपने पास बुला लेते हैं। गोन फिर संचल को बताती है कि बाइंग सेलिंग वेबसाइट पे जाकर एक पोस्ट डालो कि एलिमेंट्स के कॉन्सर्ट के टिकट्स तुम्हें नहीं मिले और तुम इन टिकट्स को खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो। गोन दोकी, जिनोन और क्योंकू को भी ऐसे ही कमेंट्स डालने के लिए कहती है कि हमें भी टिकट्स चाहिए, हमें भी एलिमेंट्स का कॉन्सर्ट देखना है, हम कितने भी पैसे तैयार है पे करने के लिए। और ऐसे अलग अलग अकाउंट से कमेंट्स आने की वजह से ये पोस्ट वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाती है। गोन कहती है कि ये स्कैमर जरूर पॉपुलर पोस्ट देखेगा और उस पे कमेंट करेगा और उसी वक्त दोकी को कोई रिप्लाई करता है कि मेरे पास 50 टिकट्स है और गोन खुश होकर कहती है कि मिल गया हमें हमारा स्कैमर। दोकी स्कैमर को मैसेज करता है कि तुम्हारे पास कॉन्सर्ट के टिकट्स है, इसका कोई प्रूफ मुझे भेजो। और गोन बोलती है कि अब दोकी को प्रूफ दिखाने के लिए ये स्कैमर एक असली टिकट तो खरीदेगा ही। और जैसे गोन ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही स्कैमर एलिमेंट्स का कॉन्सर्ट टिकट खरीदने के लिए वेबसाइट ओपन करता है। क्योंकि पूछता है कि इतने लोग एलिमेंट्स के कॉन्सर्ट के टिकट्स खरीदेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्कैमर कौन है। तो गोन बताती है कि एलिमेंट्स का तो कोई कॉन्सर्ट ही नहीं है, ये वेबसाइट फेक है जो मैंने उस स्कैमर को पकड़ने के लिए बनाई है। और जैसे ही स्कैमर टिकट खरीदता है उसका नाम और आईपी एड्रेस गोन को मिल जाता है। टिकट्स मिलते ही स्कैमर उनकी फोटो दोकी को सेंड कर देता है प्रूफ की तरह और गोन जिसने स्कैमर का लोकेशन ढूंढा होता है उस लोकेशन पे दोकी चला जाता है। दोकी को दिखता है कि जिस इंसान ने उसे स्कैम किया है वो एक काफी यंग लड़का है। दोकी लड़के को मैसेज करता है कि मुझे बहुत जल्दी है इसलिए मैं तुमसे मिलकर ही टिकट्स ले लेता हूँ। तो लड़का उसे कॉल करके झूठ बोलता है कि वो क्या है ना कि मैं शहर से बाहर हूँ इसलिए मैं यहीं से तुम्हें पोस्ट में वो टिकट्स भेज दूंगा। लड़के की आवाज सुनकर दोकी समझ जाता है कि ये वो स्कैमर नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है, पर फिर भी वो इस लड़के को कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे मिलकर ही टिकट्स लूंगा। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 घंटे बाद इस रोड पे मिलने आ जाऊंगा। दोकी फिर इस लड़के का पीछा करता है और ये लड़का एक स्टडी रूम में जाता है जहाँ वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को इस स्कैम के बारे में बताता है। उसके दूसरे फ्रेंड्स भी इस स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड दोकी को कॉल करके बोलती है कि वो क्या है ना, मेरा भाई जो तुमसे मिलने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया तो अब वो तुमसे मिलने नहीं आ पाएगा, उसे जब होश आएगा तो वो तुम्हें कॉल करेगा। और फ्रेंड कॉल कट कर देती है। दोकी इन सब के बीच की बातें चुपके से सुनता है और उसे पता चलता है कि ये सारे बच्चे पुलिस भर्ती की एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़का कैफे से बाहर आता है और उसे दिखता है कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है। लड़के के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो घर जाने के लिए एक टैक्सी को रोकता है
और ये टैक्सी दोकी की ही होती है। लड़का सीट बेल्ट लगाता है और दोकी कुछ ऐसी सेटिंग्स एडजस्ट करता है जिससे बेल्ट इतना टाइट होता है कि लड़के को घुटन होती है। यहाँ पर यह सीन कट होता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोकी ने इस लड़के को किसी सुनसान जगह पे लाया होता है और लड़का रोता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। दोकी कहता है कि तुम लोगों को स्कैम कर रहे हो, तो लड़का कहता है कि मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम ये काम करता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। उतने में जिनोन अपना चाकू निकालकर एक्टिंग करता है और कहता है कि इस लड़के को काटने में तो बहुत मजा आएगा। दोकी फिर इस लड़के को मिनजोंग के स्कैमर की रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, तो लड़का घबरा कर कहता है कि हाँ, ये हमारे गैंग का जनरल मैनेजर है, पर मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई है, हमारी सिर्फ फोन पे ही बात होती है और वो काम के लिए हमें पैसे ट्रांसफर करके देता है। वैसे भी अब मैं एक एक्सपर्ट हूँ तो मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। उतने में क्योंकू वहां आकर बोलता है कि हाँ, तुम एक्सपर्ट तो हो गए हो लोगों को स्कैम करने में और अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और जिनोन और क्योंकू इस लड़के को घेर लेते हैं और लड़का रोता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर यह सीन कट होता है और फिर हमें मिनजोंग का स्कैमर दिखाया जाता है। मिनजोंग का स्कैमर इस बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट पे देखता है कि किसी का पपी खो गया है, तो वो इस पपी को खरीद के घर पे लेके आता है और उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम मैंगो नंबर 6 है। पपी घबरा कर रो रहा होता है, जिससे स्कैमर इरिटेट होता है, तो वो एक टॉय गन लेकर पपी पे गोलियां चलाता है और यहाँ पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।